बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मलिक। कैसे हवाले जनाब आपके? खैरियत से हैं? हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा की तरह आप सबके लिए। आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाता हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ रहेंगे और आज के टॉपिक के हवाले से आप हमसे बात करेंगे। आप हमारा जो नंबर है उस पर कॉल करेंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं आप उसी पे बात करें, सेट के कोई बात आप ना करें। और मैं आपको बता दूं, वैसे हमारी कोशिश होती है कि मेहमानों को स्टूडियोज़ में बुलाया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और उनका आना मुमकिन नहीं होता। इसी तरह फिर हम उनको टेलीफोन लाइन पे जो है वो लाइव ले लेते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं जी, जिनसे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में जो शामिल होंगे, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद के चेयरमैन मोहम्मद शफीक अवान साहब हमारे साथ होंगे। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि मैट्रिक के इम्तहानात 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू हैं और पूरे हज़ारा डिवीज़न में ये इम्तहानात हो रहे हैं और वहाँ पे कारकर्दगी है, इनका अमला जो जाता है उनकी, या उस बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं किसी भी सेंटर के बारे में। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि बग़ैर तहकीक के कोई ऐसी बात ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया का एक मसला जो है जो सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया में कोई तहकीक नहीं करता, सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दी जाती है और हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा देने वाला बंदा जो है वो झूठे लोगों में शुमार होता है। जो भी बात मीडिया पे आए उस बात के सबूत हमारे पास हो। जो मैं बात करता हूँ मीडिया पे, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट से मुतल्लिक कोई बात करता हूँ तो मेरे पास सबूत होता है तो मैं बात करता हूँ, बगैर सबूत के मैं बात नहीं करता। और मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि पहले वो तहकीक करे, पूरा इन्वेस्टिगेट करे किसी भी मामले को। जब उसके पास सबूत आ जाएं, कोई भी रिपोर्टर है, कोई एंकर है, कोई भी है, मीडिया पर्सन है, वो तहकीक पूरी कर ले। तहकीक करने के बाद फिर अपना जो उस पर वो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ऑन एयर करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर दे, जो भी करे। लेकिन कल किसी जगह पर उसको प्रूव करना पड़े, साबित करना पड़े अपना मौक़िफ़, तो वो उसको साबित कर सके। ये ना हो कि किसी कोर्ट में अगर उसको चैलेंज किया जाता है, किसी इदारे में चैलेंज किया जाता है, तो वहाँ जाके उसको माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाना पड़े। वो ऐसी बात हो कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जितने भी एंकर हैं, वो कभी भी ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालते या अपने प्रोग्रामों में शामिल नहीं करते कि जिसके सबूत उनके पास ना हो। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आम तौर पे हम सुनी सुनाई बात जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। जैसे आजकल ओ जी फ़लाँ सेंटर में बड़ी नकल हो रही है, फ़लाँ सेंटर में ये हो रहा है, लेकिन कभी आपने ख़ुद तहकीक की, जाके देखा? तो अगर देखा तो फिर आपके पास सबूत मतलब आपके पास गवाह भी हैं। कल आपको अगर बुलाया जाए किसी फोरम पे तो आप उसको साबित कर सकें। बस ये मैं आपसे गुजारिशात करना चाहता हूँ। एबटाबाद बोर्ड से मुतल्लिक कुछ सवालात अगर आपके अज़हान में आएँ तो आप जनाब वो इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। बोर्ड की कारकर्दगी के बारे में बात कर सकते हैं, बोर्ड जो सहूलतें आपको दे रहा है उन पर कुछ सवालात आपके पास हों। बोर्ड में जो लोग काम करते हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो एहलकार वहाँ पे हैं, जिनसे आपका राबिता होता है, जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, उनसे मुतल्लिक अगर कोई बात हो, लेकिन वो भी बात वही है कि आपके पास उसका बाकायदा सबूत होना चाहिए। बगैर सबूत के कोई बात करनी अच्छी नहीं होती। मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप बात करें, ये नहीं कि आप किसी इदारे से मुतल्लिक किसी मीडिया पे बात करें, जब भी आप बात करें आप बात जो है वो सही करें, झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ जो है वो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता और झूठ आया हो जाता है जल्द या बदेर। और इसके बारे में कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो बाकी भी हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करता रहता हूँ और हमेशा करता हूँ कि कभी भी आप ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालें कि जिसके बारे में बाद में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी का पर्दा नहीं रखता, ये सारा कुछ खोल के आपके सामने रख देता है। जो बंदा बोल रहा होता है, जो रेडियो पे बोल रहा है, जो टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में बोल रहा है और उससे लोग देख भी रहे हैं, अब तो रेडियो पे भी लोग देखते हैं, तो जनाब वो ऐसी बात करे कि बाकी लोग उसके बारे में अच्छी राय कायम करें। पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं जनाब, वहाँ पे जितने भी लोग प्रोग्राम्स करते हैं, उनके बारे में राय जो आ रहा है आम लोगों की, वो आप तक ज़रूर पहुँचती है। इसी तरह जनाब जब हम बात करें, रेडियो की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो ये बातें सारी सामने रहती हैं। तो जो ही हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे शफीक अवान साहब, तो मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा और आपकी जो कॉल्स हैं वो प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और जनाब अवान साहब की कॉल मेरे पास आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। चेयरमैन साहब कैसे हैं आप?
शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, पख्तूनख्वा रेडियो पे आप लाइव हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में लोग आपको फेसबुक पे देख रहे हैं और जनाब हज़ारा डिवीज़न और इसके सराउंडिंग में लोग रेडियो सेट पे आपको सुन रहे हैं और साथ ही फेसबुक पे हम लाइव भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप यहाँ पे तशरीफ़ तो नहीं लाए, खैर आप प्रोग्राम में आए और आपकी मसरूफियात का मुझे अंदाज़ा है और आपने कहा था जी कि मैं टेलीफोन लाइन पर अवेलेबल हूँगा। तो सर मैं तमीज़ लंबी नहीं बांधता, मैं सिर्फ इतना सवाल करता हूँ, आजकल मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं, तो इनके ओवरऑल जो इंतजामात आपने किए हैं थोड़ा सा हमें बताइएगा, मुख्तसरन बताइएगा। थैंक यू मलिक साहब, मुझे मौका दिया अपने आनियर अपने रेडियो प्रोग्राम में अपने मौक़िफ़ को और अपने इम्तिहानात के इंतजामात को पब्लिक तक पहुंचा सकूं। जी मलिक साहब, इस तरह के हमारे 537 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है। हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, हमारा जो एरिया है 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, अब्ताबाद, बडग्राम, हरिपुर, कोहिस्तान अपर, कोलाई पालस, लोअर कोहिस्तान, मानसेरा और तोरगत, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारे एग्जाम सेंटर है। ठीक है। और 537 सेंटर है, 537 सेंटर्स में 1,43,770 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, जिनमें से 358 सेंटर पे बॉयज हैं 85,281 जी जी, और 179 सेंटर्स पे 58,879 स्टूडेंट फीमेल है। ये सूरत हाल है हमारी। ठीक है। और जो हमने इस पे लोग डिप्लॉय किए वो ऑलमोस्ट 4,000 यानी 4,000 से ज्यादा टीचर डिप्लॉय किए जी, स्टाफ है। ठीक है। और 500 के लगभग हमारे जो इंस्पेक्टर्स टीमें हैं वो इनको विजिलेंटली रोजाना डेली बेसिस पे ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ सूरत में मॉनिटर भी कर रहे हैं, इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। जी जी, ठीक हो गया। और ये हमारी सूरत हाल है और डेटा की। बाकी आप पूछिए मुझसे। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपने 500 से ज़्यादा सेंटर्स बताए हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेशन का तरीका कार है मोबाइल से हट के, मतलब अगर किसी सेंटर में कोई इशू बन रहा है तो वो लोग आपसे किस तरह रब्ता करते हैं और किस तरह आप एक्शन लेते हैं? मैं अगर कोहिस्तान की बात करूँ, मैं उन एरियाज़ की अगर बात करूँ जहाँ पे बर्फबारी अभी भी हो रही है, हमारा नारान का इलाका है, बाकी इलाके हैं, तो क्या तरीका कार है आपका कि आपकी टीमें फौरी तौर पे वहां पे पहुंच सकें? और एक इसमें एक और बात मैं शामिल करूंगा कि खुदा ना खास्ता किसी सेंटर पे कोई मिसहैप हो जाता है तो लोकल जो इंतजामिया है उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है? थैंक यू मलिक साहब, जबरदस्त बात है। इस तरह नंबर एक ये है कि हमारा कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर स्नोफॉल में नहीं आता। हमने नारान कोई स्टैब्लिश नहीं किया। कागान हमारा आखिरी सेंटर है जहाँ स्नोफॉल अभी नहीं हो रही, रास्ते भी खुले हैं, सेफ एंड साउंड है। अभी तक हमारा 537 सेंटर में कोई भी स्नोफॉल एरिया में नहीं आता। थोड़ा सा उसके आउटर रेंज में है, बच्चे इजीली आते और जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं। एक दूसरी यानी वेदर कंडीशन बड़ी अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इश्यू हो जाए तो उसके लिए 2-3 हमारे जो मैयर्स हैं, इक़दामात हैं, हमने लिए हैं। मसलन सुपरिटेंडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है जो डेली बेसिस पे हम उनके साथ राब्ते में होते हैं और ओपन जब करते हैं तब भी हमारे सील्ड पैकेट की पिक्चर हमें आती है और शुरू करते हैं तब भी हमें। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम इस दफा एक सॉफ्टवेयर ऐप यूज कर रहे हैं, एक ऐप जी, OEMS, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। सही। जो स्टाफ स्टूडेंट की अटेंडेंस डिजिटल लेते हैं और वो अहमदाबाद बोर्ड के साथ कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, इससे भी हमें सपोर्ट मिलती। तीसरी बात यह है कि हमारे मोर देन 60% स्कूलों में कैमरे लगे हुए हैं। कुछ कम है जहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिमोट सेटअप है और वहाँ बिजली और बाकी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा कैमरे 40% सेंटर पे तो नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो भी कर देंगे। जी तो जी। 60% कैमरा जो है ना लाइव मॉनिटर हो रहा था हमारे कंट्रोल रूम से, आपके अहमदाबाद बोर्ड से। हमारा कंट्रोल रूम है, कभी आए तो विजिट करें तो सुबह इंशाल्लाह। और वो वॉइस भी है उसमें, बाकायदा हम कोई चीज जूम करके देखते हैं, कोई इशू देखते हैं तो हम उधर से ही सुपरिटेंडेंट को कॉल करके कह भी सकते हैं, तो इंटरफेरेंस होती है, नजर आ जाती है। ठीक। इस दफा हमने एक और कदम उठाया है, एक और अरेंजमेंट की है। वो ये है कि कमिश्नर साहब से हमने मीटिंग की कि हमें बडग्राम और कोहिस्तान के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग चौथा डिस्ट्रिक्ट तोरगर, इसमें सिक्योरिटी हमें प्रॉब्लम होते हैं। हमें अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सपोर्ट करे तो बड़ा अच्छा होगा। वहाँ पे अगर कोई इंटरफेरेंस लोग बाहर से करें, कोई सिक्योरिटी इशू हो जाए तो हमें 1 क्लिक पे विद इन फ्यू मिनट्स आपकी फोर्स अवेलेबल हो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट पर्पस ग्रुप के नाम से मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और कुछ और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है मेरे साथ। डेली बेसिस पे वो हमारे सेंटर मॉनिटर भी करते हैं।
एक दो इश्यू दरमियान में आए थे। एक सेंटर जो फीमेल था बटाग्राम में, उसको मेल सेंटर कैमरे में नजर आए हमें कि कुछ मेल लोग उसके दरवाजे से इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, फीमेल उनको बाहर भेज रही है। हमने कॉल किया, पूछा, तो उसी वक्त सिक्योरिटी मैयर लिया कि हमने डीपीओ को कॉल की, उन्होंने विद इन 2 से 3 मिनट्स उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी और उसको क्लियर किया उस सेंटर को। तो इस हवाले से हमारी इस दफा 3-4 मैयर्स के अलावा चौथा हमारा एग्जाम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो मॉनिटर करते हैं, हमारे कुक रिस्पांस करते हैं, हमारे मैसेज पे रिस्पांस करते हैं, उनका शुक्रिया भी, और स्पेशली कमिश्नर साहब का जिन्होंने हमें सपोर्ट मुहैया। ओके सर, इसमें एक चीज है, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं हुआ ओके हमें कोई इमरजेंसी एक सवाल बहुत अरसे से मैं भी कर रहा हूं, जितने भी चेयरमैन बोर्ड के आए हैं, मुख्तलिफ मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, जो आपके फार फ्लंग एरियाज हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पे आपके सेंटर्स हैं, और आप ये एडमिट कर रहे हैं कि 40% सेंटर ऐसे हैं कि जहां पे अभी तक कैमरे इंस्टॉल नहीं हो सके। कैमरे भी खैर उसमें भी इशू है कि नेटवर्क अगर काम करता है तो कैमरा काम करेगा, नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। एक चीज आम है, वो ये कहा जाता है कि जितने भी दूर दराज देहातों के स्कूल हैं वहां पे एग्जाम से पहले जो है वो बच्चों से कलेक्शन की जाती है कुछ रकम, कि भाई वो लोग आएंगे तो हम उनको तोहफे ताइफ देंगे, खिदमत करेंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि जो स्कूल के लायक टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है हर पेपर में कि भाई आप वहाँ पे जाके ब्लैक बोर्ड जो होता है आपके हाल में, ज़ाहिर है ब्लैक बोर्ड भी होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को वो मतलब नकल करवाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसकी रोकथाम किस तरह आपने की और किस तरह ये मुमकिन है इसको रोकना? मलिक साहब, हमारी जो अपनी बोर्ड की टीमें अब कौन कौन मॉनिटर कर रहा है ये देख लें जरा जी। कॉलेज और स्कूल से भी डेली बेसिस पे सेंटर पर मॉनिटर हो रहे हैं, और जो ऐप का मैंने जिक्र किया है वो बकायदा ये नहीं है कि कोई जाएगा 10 मिनट के लिए तो वो डेटा उनसे लेकर मेरा लिख दो कि मैं आया हूँ और फॉर्म फिल करके वापस आ जाएगा। नहीं, ये ऐप बकायदा इसका बारकोड सुपरिटेंडेंट के मोबाइल के बारकोड से मैच किया जाता है और वो चेक इन होता है सेंटर पे। वो 9 बजे चेक इन होता है और टिल द कंप्लीशन ऑफ पेपर 12 बज के कुछ मिनट पर जब तक वो सील पैकेट की पिक्चर नहीं भेजेगा वो बाहर नहीं आ सकता। इस ऐप के जरिए हम बहुत सारे सेंटर से कनेक्टेड हैं। एक बात ये भी है, बड़ी अच्छी है, सब पायलट हो रहा है, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो मॉनिटरिंग लगाए हैं लोग वो पहुंच रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये, हमारी कोई डिस्ट्रिक्ट बेस्ड टीमें हैं जो डेली बेसिस पे इन सेंटर्स को चेक करती हैं। जहाँ थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये स्टाफ हमें शायद कोई लीनियर नजर आता है, एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी में, उसकी शफाफियत में कुछ इनका रोल अच्छा नहीं फील हो रहा, बाहर की इंटरफेरेंस है, तो फिर हम स्टॉक भी तब्दील कर देते हैं मौके पे और उधर डेली बेसिस पे अपना बंदा इंस्पेक्टर भी बिठा देते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी जगह पे इस तरह की सूरत हाल हो कि वो कोई आके एमसीक्यूज बोल दे, राइटिंग बोर्ड पे लिख दे, बिल्कुल भी नहीं। और विजिलेंटली हमारी टीम में जो अंदर जाती हैं, बच्चों के पास जो मटेरियल होता है वो भी सर्च करके बिठा देते हैं। और अब तक इस तरह का जो मॉनिटर कर चुके हैं, किसी हाल में इस लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से चीटिंग हमें नहीं मिली इस दफा, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात मैं बड़ी मजे की बात को बता दूं, क्योंकि 9th 10th में मेरा इनिशिएटिव है 8 बोर्डों के लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन पेपर का। जी। तो ये बड़ी इनकरेजिंग बात है। 9वीं और 10वीं का पेपर SLO बेस है और SLO बेस मोर देन 60% क्वेश्चन, उनका आंसर किसी गाइड, किसी टेक्स्ट बुक के अंदर लोकेटेड नहीं होता, चीटिंग नहीं हो सकती। मतलब वही बच्चा पेपर हल कर सकेगा, ये चीटिंग हाँ जी खत्म हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही बच्चा पेपर हल कर सकेगा जिसने स्टडी की होगी, जिसने बुक्स पढ़ी होंगी, जिसने क्लास अटेंड की होगी। ऐसे ही है, जिसने थोड़ा बहुत भी मुताला किया तो वो उसका जवाब दे सकेगा। ये जो इस पे डिपेंड करता है कि मेरे पास कोई टेस्ट पेपर है, कोई गाइड है, तो उसमें देख के लिखूंगा, उसको आंसर वहां से नहीं मिलता। ओके, अच्छा, एक चीटिंग को बहुत इसको डिस्करेज कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन। एक सवाल, मैं ड्यूटियों पे भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल इससे रिलेटेड हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, जो स्कूल बड़े नाम है वो तो उनके बारे में मैं अलग से सवाल करूंगा, लेकिन आम जो स्कूल है, अगर एक स्कूल है प्राइवेट, उसके पास 20 बच्चे 25-30 बच्चे मौजूद है, तो वो देखता है कि मेरे जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब चाहता हूं आपसे कि जो मतलब 10 है 5 हैं, उनका वो रेगुलर एडमिशन भेज देता है आपकी तरफ, और बाकियों का प्राइवेट और वालिदैन को भी चीट किया जाता है इस सिलसिले में। तो इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है?
मलिक साहब, इसकी रोकथाम के लिए हम ये है कि उसका रिजल्ट उसी स्कूल के नीचे मेंशन करेंगे ताकि परसेंटेज उसकी डिस्प्ले हो, लोगों को पता चले कि ये भी उसके स्टूडेंट है। एक बात ये जी। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स की और बाकी लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि इनको रोके। सिर्फ बोर्ड नहीं है, बोर्ड तो टेस्टिंग एजेंसी है जो हमें भेजेंगे, जिस तरह भेजेंगे हमने उनको एंटरटेन करना है, ठीक है। तीसरी बात, अगले साल हमारा न्यू ग्रेडिंग सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिसमें पोजीशंस नहीं होंगी, क्योंकि पोजीशंस एक कमर्शियल टूल के तौर पर ये यूज करते हैं बिल बोर्ड के ऊपर कि हमारी ये टॉप पोजीशन है, आ जाए इधर ये। तो इस हवाले से न्यू ग्रेडिंग सिस्टम में जीपीए और सीजीपीए मेंशन होगा, जिस तरह इंटरनेशनली फॉर्मेट है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने का और रिजल्ट को डिस्प्ले करने का। तो इस हवाले से पोजीशन आइंदा खत्म हो जाएंगी 2 सालों में, और नंबर नहीं होंगे एब्सोल्यूट स्कोर, जिस तरह होता है कि इसने 1050 नंबर लिए, वो सीजीए मतलब जिस तरह आम हो रहा है, ठीक है, परसेंटाइल होगा और जीपीए होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म हो रही हैं जी। तो ये दोनों बातें हो रही हैं, ठीक ये है। हमारा भी बिल्कुल हम भी कोई इस पे देखेंगे कि हम किस तरह उनके रिजल्ट को कंपाइल करें कि उन्हीं के नाम के नीचे डिस्प्ले हो कि ये भी स्टूडेंट उनके हैं। और पेरेंट्स का भी हक बनता है, उन अदारों को भी चाहिए कि चीटिंग ना करें, उनको भी जो उनकी प्रोडक्ट है, जो उनकी स्टूडेंट पे मेहनत की है, जो उनका रिजल्ट है उसी को डिस्प्ले करें, बट बच्चों के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। एक अगला सवाल जो है, साल से हमारे दौर से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब इस पे कुछ सवालात भी उठ रहे हैं कि महकमा तालीम के असातिज़ा को ही ड्यूटियां क्यों दी जाती हैं, और वो असातिज़ा जो आम बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो ड्यूटियों में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। बोर्ड की ड्यूटियां हो, इलेक्शन की ड्यूटियां हो, मर्दमशुमारी की ड्यूटियां हो, या कोई और ड्यूटी हो, वहां पे वो बहुत दौड़ के जाते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जनाब वो मुख्तलिफ ज़राए से मतलब आपको सिफारिश भी करवाते हैं कि भाई हमें यहाँ पे डिप्यूट किया जाए। तो इससे फिर ज़ाहिर है सवालात भी इस पे उठते हैं, तो इसका कोई मुतबादल आप लोगों के पास है? इस पे काम हो रहा है इस तरह कि एक तो इस दफा हमने ये एक नई बात की कि जितने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके उनको बताया है कि ये आपके ऐसे टीचर या रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आते हैं, जितने आपके पास, और आप जाएं और डिस्ट्रिक्ट में नए लोगों को मौका दें। अब जो डेटा है कुछ उन्होंने पुरानी दिए, कुछ नए दिए, कुछ थोड़ा सा उन्होंने हमारे साथ हेल्प की कि वो कुछ अच्छे लोग आगे जी। लेकिन हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि हम वो ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटियों से निकल के टैलेंट पूल में, मैं उसी तरफ आ रहा था, जी हाँ, कि भाई आप उनको ट्राई करें। वो पाइपलाइन में हम बीओजी से उसकी मंजूरी लेना चाह रहे हैं। हमने केपीबीसी हमारा एक प्रोविंशियल फोरम है, उसमें मेरा ही एजेंडा पॉइंट था, उसमें लेके जा रहा हूँ। जी। फॉर्मेट इस तरह होगा कि 2 लोग तो बड़े एक्सपीरियंस हैंड होंगे, सुपरिटेंडेंट, बाकी जो स्टाफ होगा वो टैलेंट पूल से लेके जो बड़े ऑनेस्टली हमारे टीम होंगे, जिस तरह बाकी भी टेस्टिंग एजेंसी करती है। तो इस तरह हम चाह रहे हैं ताकि क्लासरूम से टीचर को ज्यादा टाइम हम एग्जाम के लिए एंगेज ना करें, वो पढ़ाना उनका काम है, ज्यादातर उधर ही नहीं। जी सर, मेरे सवालात का सिलसिला जारी है, लेकिन अब मैं टेलीफोन लाइंस खोल रहा हूं और हमारे जो सामईन है वो कॉल्स करेंगे, तो उनके जवाबात मैं आपसे लूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आपका बोर्ड है, ये बोर्ड गवर्नमेंट कोई फंडिंग करती है, आप लोगों को कोई ग्रांट आती है, बोर्ड अपनी जो इनकम है उस पर चलता है, इसके जराए आमदन क्या है? इसके जराए आमदन जो स्टूडेंट हमें एग्जाम के लिए फी देता है वही इसकी सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट हमें कोई फंड, कोई बजट, कोई फाइनेंशियल अमाउंट हमें किसी साल न दी है न देती है। ठीक है। उसी से हमारे एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर चलते हैं, उसी से हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, यही सोर्स है हमारा। उससे आप सैलरीज देते हैं, उसी से सारे काम आपके चलते हैं? बिल्कुल, सारे मामलात उसी से। आपसे पहले एक चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कहा था कि जी गवर्नमेंट हमसे पैसे ले लेती है, बाज़ औक़ात हमें कहते हैं जी इतने पैसे आप हमें दें, तो ऐसा भी कुछ सिलसिला होता है? उनके दौर में कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरे दौर में इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात हुई है कि जब यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हो रही थी, हजारा थी, तो उस वक्त उनको एज ए लोन कुछ अमाउंट दी गई थी और जो अभी तक वापस नहीं आई, रिफंड नहीं हुई अभी तक। गवर्नमेंट किसी स्कीम के लिए बाज़ कुछ अमाउंट डिमांड कर लेती है। चले, एक कॉलर मेरे साथ एक कॉल आ रही है, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब कौन है हमारे साथ? उबैदुर्रहमान सुलेमानी अब्दुल्ला से बात कर। जी उबैदुर्रहमान सुलेमानी साहब जी, बात कीजिए, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह आज उर्दू में प्रोग्राम हो रहा है। जी हाँ, ये टॉक शो है, ये उर्दू में ही होता है। जी जी जी। काशिफ भाई, इस तरह है कि आपको पता है इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है ना, खासकर
हमारे जो मैट्रिक वगैरह के इम्तिहानात हैं, जी जी तो उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि लोग चीटिंग करने के लिए हल्के फुल्के पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर जब इस्लामियात के पेपर भी होते हैं तो सड़कों पर हमें कागज वगैरह नजर आते रहते हैं। हम्म तो इसका काफी सारे नुकसानात भी हैं। वैसे भी इस्लामी कोई भी चीज उसको नहीं फेंकना चाहिए, वैसे भी कागज उसको जमीन पर फेंकने की तुक नहीं बनती ना। जी जी तो इसको काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग चीटिंग से बचें। और मतलब यही होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ये मास्टर भी कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें जब कई पोजीशन होल्डर्स भी होते हैं ना मैट्रिक में, अच्छा तो वैसे उनसे अगर कोई हल्के फुल्के सवालात भी हों तो वो बेचारे उसके जवाब नहीं दे सकते ना, मतलब उनको आता कुछ भी नहीं होता। स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री वो स्टैंडर्ड नहीं होता। लेकिन मैं आपकी बात ये समझा हूँ कि जो बच्चे वहाँ पे चीटिंग करते हैं, जो इस्लामियात के पेपर हैं या बाकी, वो जो साथ मटेरियल लेके जाते हैं उनको जमीन पे ना फेंके, बल्कि जो वहाँ पे इन्विजिलेटर है वो एक शापर रखे उसमें डाल दिया करें। ऐसी बात आप कर रहे हैं? मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ये लेकर ही ना जाए ना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी चेयरमैन साहब, आपने उनकी बात सुनी? जी थोड़ा सा मुझे अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो चीटिंग होती है, मतलब बच्चे जो चीटिंग करते हैं, इस्लामियात की जो चीटिंग है या बाकी जो चीटिंग होती है जिसमें आयत कुरानी है बाकी है, वो बच्चे चीटिंग करके वो मटेरियल जो है वो जमीन पे फेंक देते हैं, पाँव के नीचे आता है। एक बात तो उन्होंने ये की है। दूसरा उन्होंने ये कहा, ओवरऑल है वो आपसे भी है, हमारी यूनिवर्सिटीज से भी है, कि भाई एक बच्चा जो डिग्री लेके आता है तो उस डिग्री के मुताबिक उसके पास नॉलेज नहीं होता, यानी वो मतलब चीटिंग करके पास हुआ होता है। तो इसका सदेबाब किस तरह मुमकिन है? बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया है कि मेरा इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह एसएलओ बेस वाला, बेसिकली 2006 के करिकुलम की ये इम्प्लीमेंटेशन है जो नहीं हुई। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस में यही है कि करिकुलम बेस या कंसेप्ट बेस हम क्वेश्चन बनाते हैं। सही। अब तक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यादाश्त के लिए रट्टा बेस्ड क्वेश्चन जो बने हैं, इससे स्टूडेंट की जो ज़हनी जो ये जो आप पहले अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो स्टॉप हुई है। सही। ये बड़ी नहीं है जी। और इंशाल्लाह एसएलओ बेस के इनिशिएटिव से अब चूंकि हमारे यहाँ इस तरह होता है कि अगर टीचर सुन रहे हैं तो हमारे यहाँ रवाज ये होता है कि जिस तरह के एग्जाम होता है उस तरह की टीचिंग करते हैं। जी। एग्जाम के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसको एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग कहते हैं। जी। तो ऊपर अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो नीचे क्लासरूम के ऊपर जाके क्रिएटिव टीचिंग नहीं हो सकती, बल्कि स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं। जी जी। अब तक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर की वजह से स्टूडेंट रट्टा लगा के एग्जाम में आते हैं, इस वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अपना नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते, उनके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई एबिलिटी नहीं होती, जस्ट एक डिग्री या सर्टिफिकेट होता है, सही, और नंबर और ग्रेड्स होते हैं, उनके पास रट्टा होता है। जी। लेकिन जो एसएलओ बेस है, इससे मलिक साहब स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, सोचने समझने की सलाहियत है, ये बढ़ेगी। उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, वो क्रिएटिव होगा, सही, और नई अप्रोच से उसको अटेम्प्ट करेगा। और टीचर भी देखिए, हमने उसको चैलेंज में डाला है, तो टीचर भी कंसेप्चुअल टीचिंग कर रहा है आजकल, क्योंकि एग्जाम चेंज हुआ है तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, जो समझते हैं वेलकम कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहते जी जी, तो वो तो आपको पता है, वो तो रिलक्टेंट है, वो तो स्टेटिस्टिक का शिकार है, वो तो काम नहीं करना चाहते, तो वो हर अच्छे काम को अपोज करेंगे और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करेंगे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन जो इससे क्वेश्चन निकलता है वो ज़ाहिर आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन यह है कि मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं किस हद तक दुरुस्त हूँ, मैं आपसे भी इस पर राय आपकी चाहूँगा। हमारी जो यूनियंस एसोसिएशंस हैं, चाहे वो टीचर्स की हैं चाहे वो एम्प्लॉयज़ की हैं, जो उनका काम होता है कि वो वेलफेयर के काम करें अपने लोगों के लिए, वो नहीं कर रहे होते, वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जो लोग मतलब काम नहीं करते, जो अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते, उन लोगों के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो यूनियन दरमियान में आड़े आ जाती है और उनको एक्शन नहीं लेने देती। आप क्या समझते हैं कि ये एसोसिएशंस रहनी चाहिए या इनको खत्म कर देना चाहिए? जो मलिक साहब इंटरनेशनल फॉर्मेट है, दुनिया में जो टीचर यूनियन है बाकायदा एजुकेशन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करती है जी, तो फिर वो टीचर के राइट्स की भी बात करती है, दोनों बातें करती है। ये पार्टिसिपेट उधर तो नहीं करते, अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी, ये सिर्फ टीचर की राइट्स की बात करते हैं। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, इनको पहले स्टूडेंट्स की ध्यान देना चाहिए क्लासरूम के अंदर कि हम वो सही तरह पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद टीचर के राइट की बात करें। सही। तो मेरे लिहाज से अगर कोई रजिस्टर्ड टीचर एसोसिएशन है उसको एक आध होना चाहिए अपने राइट के लिए, लेकिन ये नहीं है कि हर कैडर की ये पीटीज की
एसोसिएशन है, ये एसएसटी की है, ये एसएस की है, ये सीनियर स्टाफ है, जी ये कारियों की है, ये डीएम की है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो टीचिंग कल्चर है, अदारों को ये एसोसिएशन जो है ना वो बर्बाद कर रही है। मेरे पास इस एसएलओ बेस की मुखालफत में एक एसोसिएशन आई थी कि आप इतने मुश्किल सवाल क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा बताएं कि अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी एजुकेशन नहीं होती कि जो कुछ किताब में लिखा हुआ है टीचर राइटिंग बोर्ड पे लिख दे, बच्चा कॉपी करे, उसमें से सवाल पूछ ले, ये नहीं होता। दुनिया में ये होता है कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं आते। नए क्वेश्चन बनते हैं ताकि बच्चों की एबिलिटी स्किल्स को असेस किया जा सके। तो उससे फिर उन्होंने लाजवाब हुए, वो मेरी बात से कन्विंस होके गए। मैंने कहा आप मोटिवेट करें लोगों को, क्लासरूम में पढ़ाएं और कंसेप्चुअल टीचिंग करें बच्चों को। टीचर क्लासरूम में जो होता है उसके लिए नॉलेज को ट्रांसलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, उसको आसान बना के उसको देता है। अगर उसने रट्टा ही लगाना है तो किताबें तो 8वीं तक बच्चे पढ़ लेते हैं, 9वीं में टीचर की तो जरूरत नहीं है, वो रट्टा लगा के आ जाएंगे ना। तो फिर इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े से कन्विंस हुए हैं और फिर वापस जब गए हैं तो वो मेरे साथ अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनसे बात करने की जरूरत है। इसमें एक और बात मैं ऐड करूंगा इसमें कि जितने भी सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं या वहाँ पे जो क्लास 4 हैं, उन सब के बच्चे मैक्सिमम जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। और इस पे काम हुआ था, अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट में एक आर्डर भी हो गया था कि भाई तमाम टीचर्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके आए। फिर यही यूनियन उनके आड़े आई और इन्होंने कहा जी कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को इसमें शामिल करें, हमें सिर्फ क्यों शामिल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मैं अगर किसी स्कूल में टीचर हूं तो मैं अपने बच्चों को वहां पे दाखिल नहीं कर रहा, मैं इसको और थोड़ा सा आसान करता हूं, मैं किसी होटल है मेरा, मैं वहां पे खाना बेचता हूं तो मैं अपने होटल का खाना खुद नहीं खाता, तो उसका मतलब है कि मैं समझता हूं कि यहाँ का खाना ठीक नहीं है। और एक टीचर जो एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो ये समझता है कि मेरा स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल सही डिलीवर नहीं कर रहा तो अपने बच्चे को प्राइवेट इदारे में भेज देता है। हमारी हुकूमतें इतनी कमजोर क्यों हैं? क्यों इन लोगों को बाउंड नहीं किया जाता कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके आए ताकि कारकर्दगी थोड़ी सी तो बेहतर हो। मलिक साहब बिल्कुल आपने ठीक वजह फरमाया। मैं भी जो आपने राय दी उसके स्ट्रांगली उसमें हक में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपोज करता हूँ जी। मैं जब स्टूडेंट था गवर्नमेंट स्कूल का, और आप भी तकरीबन हम सारे गवर्नमेंट स्कूलों के जी गवर्नमेंट स्कूलों में बैठते थे, उसी में एक वेल ऑफ फैमिली का, पढ़ी लिखी फैमिली का स्टूडेंट भी हमारे साथ बैठता था, एसीडीसी का बच्चा भी बैठता था, और उसके पास जो लर्निंग थोड़ी सी बेहतर होती थी उससे हम भी सीखते थे, हमसे कोई और स्टूडेंट भी सीखता था, ओवरऑल क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट बनता था। अब ये सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन ड्रेन हो गई है। जो टैलेंट है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ चला गया है। ये पता नहीं, ये स्कूलों की कोताही की वजह से यकीनन उधर काम नहीं हुआ तब चला गया है। वो अच्छे बच्चे सारे उधर चले गए हैं। अच्छा स्टफ जो है वो टीचर समेत, ऑफिसर समेत, इवन के मैं ये कोट करूंगा कि एक सुजुकी का ड्राइवर जिसकी इनकम नहीं होती वो भी प्रेफर करता है कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को वो मुतमईन नहीं है ना, आपके स्कूल से मुतमईन नहीं है वो। गवर्नमेंट स्कूलों में स्टाफ, अब जो गवर्नमेंट स्कूलों में स्टाफ आता है वो आपको पता है मोटिवेटेड नहीं होता, वो पढ़ने के लिए नहीं आता, ओवरऑल वो बैठ गए हैं। तो जरूरत है इस बात की कि टीचर अपने अदारों में अपने बच्चों को लाएं, ऑफिसर अपने गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चों को लाएं, पब्लिक सेक्टर में लाएं, और इन अदारों को जब एक एसी का बेटा उधर पढ़ रहा होगा तो उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपको पता है, टीचर भी बड़े ध्यान से पढ़ाएगा, मेहनत करेगा, मुझसे पूछा जा सकता है। वहाँ की फैसिलिटी जो कमी बेशी होगी, एसी भी तवज्जो देगा कि यहाँ कुछ हमने फैसिलिटेट करना है इस अदारे को, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। एक ये इसका पहलू हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, ये इस पे डिस्कशन मजीद हो सकती है, लेकिन हमें तवज्जो देनी चाहिए। एक और चीज, अब मैं बिल्कुल फोकस आपके बोर्ड पे करता हूँ। बोर्ड में एक बंदा कोहिस्तान से आता है, उसका कोई बच्ची का कोई मसला है, कोई रोल नंबर का, कोई हजारों मसाइल होते हैं, वो बंदा कोहिस्तान से आता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, होटल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके दफ्तर में ज़ाहिर है वो एक दिन में काम हो नहीं सकता। तो इसका हल आप लोगों के नज़दीक क्या है? या तो आप सब ऑफिस खोलें, हर डिस्ट्रिक्ट के किसी अच्छे स्कूल में आप एक छोटा सा दफ्तर वहां पे बना दें जहां आपका थोड़ा स्टाफ मौजूद हो, लोगों के छोटे मसाइल उनके घर के करीब हल हो जाएं। इस तरह की कोई आप लोगों के पास कोई मतलब कोई आगे का प्रोग्राम है? बिल्कुल मलिक साहब, एक तो हमने वन विंडो ऑपरेशन को मैंने आते ही विद इन 6 मंथ इसको ऑपरेट किया है जी। अब हमारे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट विद इन 15 to 20 मिनट्स मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को। 1-2 में चूंकि वेरिफिकेशन ज्यादा चाहिए होती है, उसमें कुछ
ज्यादा टाइम लग सकता है। अदरवाइज सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर तरीका मैनेज किया जाए, फी जमा की जाए, सब कुछ, तो वो फ्यू मिनट्स में वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी बात जो आपकी है, बिल्कुल हमें सब ऑफिस बनाने चाहिए जी, और मेरी प्रपोजल में शामिल है, अगर हमें फाइनेंशियल हेल्थ को देख के कुछ प्रॉब्लम ना आए तो हम इरादा रखते हैं कि बड़गाम में एक सब ऑफिस बनाया जाए और हरिपुर में भी बनाया जाए, ताकि कोहिस्तान है आपके पास तोड़घर है। जी हाँ, ये तमाम इजरा जो हैं दूर दराज हैं, वहाँ पे सब ऑफिस बनने चाहिए कि लोगों को सहूलत तो मिले कम से कम ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे जी, ही जिस तरह आजकल हमने कलेक्शन पॉइंट और बनाए हुए हैं। हमारी एक टीम बैठी हुई है बोर्ड की बड़गाम में, 2 टीमें हमारी कोहिस्तान में बैठी हैं, तो इस तरह एक परमानेंट टीम भी बैठ सकती है, उधर से मॉनिटरिंग और बाकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना, डेटा को कलेक्शन करना, पेपरों को कलेक्ट करना, पेपर की तकसीम, ट्रेनिंग वगैरह आसानी से हो सकती है। मैं एक अच्छा सर, एक चीज और है, जब आपने कहा कि भाई बोर्ड हमारा जो है वहाँ आप खुद कमाते हैं और खुद ही अखराजात उसमें करते हैं, तो ये सवाल मैं कॉल के बाद आपके सामने रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब कौन है हमारे साथ? मैं आकाश प्रसाद अब्बासी साहब बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो आप दूर दराज के इलाकों की बात की है, तो ये जो लोग जाते हैं यहाँ से, टीचर हजरात यहाँ से जाते हैं तो उधर ही जाके उधर स्कूलों के अंदर ही रहते हैं, तो ये महकमा उनको कोई टीए का इसका सिस्टम नहीं रहता। जब वो स्कूल में रहते हैं तो फिर उनके जो उनके माहौल के अंदर फिर जो है ना उनका वो ना वो सही। तो आपका सवाल वैसे मैं किसी और शक्ल में होता है, तो उनको चाहिए कि स्कूल से साइड करें। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल किसी और शक्ल में मैंने चेयरमैन साहब के सामने रखा था। बहरहाल जी ये कह रहे हैं जी कि टीचर आपके जाते हैं, आप उनको टीए इतना नहीं देते कि वो किसी और जगह ठहरे, वो स्कूलों में ठहरते हैं, तो स्कूलों में जब वो ठहरते हैं वहीं पे वो खाना भी खाते हैं। जो बात मैंने आपसे की थी, तो वहाँ पे वो उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इस तरह सूरत हाल है जी कि हमने पॉलिसी 2-3 सालों से चेंज कर दी है जी। हम लोकल स्टाफ विद इन डायमीटर ऑफ 16 to 20 किलोमीटर लेते हैं। हाँ, बाद जगह पे ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पे नजदीक टीचर आपको अवेलेबल नहीं होता, तो वो बिल्कुल माइनर से सेंटर हैं और उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं, अपने तौर पर करते हैं। एक आध कोई स्टेशन हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पॉलिसी में इस तरह नहीं है कि वो लोग जाके स्कूलों में ठहरते हैं और खाना खाते हैं। अभी आज मैंने विजिट किया है बड़गाम को जी। बड़गाम में लोग हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, तो 3 सेंटरों पे हमारा स्टाफ ज्यादातर अहमदाबाद का है। उन्होंने अपनी एक गाड़ी रखी है, को हमने सपोर्ट किया, वो वहाँ अहमदाबाद से जाते हैं और वापस आते हैं, कोई खाना नहीं खाते। और आज मैंने 8 सेंटरों पे विजिट किया, मेरे साथ 3 टीमें थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमने वो वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट करके फिर वापस आए। ओके, अच्छा एक बात, जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होती है, जो आप एम्प्लॉइज आपके बोर्ड में आते हैं, जब आप कहते हैं कि गवर्नमेंट आपको कोई किसी किस्म की मतलब फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे रही, तो फिर आप लोगों के जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं आप बेशक उससे इनकार कर दें, लेकिन ये है उसमें सियासी मुदाखलत होती है। हमारे वज़रा, हमारे मिनिस्टर्स, ये अपने MNA MPs और बाकी लोग जो हैं वो बराह रास्त मुलविस होते हैं और अपने लोगों को यहाँ पे वो भर्ती करवा लेते हैं। इसका सदेबाब किस तरह मुमकिन है? मलिक साहब, अभी तक मेरे दौर में सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो थ्रू ऐसी पोस्टें थी, थ्रू ईटा उनका मेरिट बन के आया, हमने सिर्फ इंटरव्यू किया, उनको जो कॉम्पिटेंट था उसको हमने अपॉइंट कर दिया और बाकी कोई बल्क में कोई बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, क्योंकि बैन था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। तो जब आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अच्छे लोग रखूं और किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा, इंटरफेयर नहीं करने दूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरिट पे चीजें आए ताकि बोर्ड में अच्छी टीम बने, इस तरह की सूरत हाल। अच्छा, तो ये जो चेयरमैन जैसे आप हैं या सेक्रेटरीज होते हैं, ये लोग आते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और यहाँ पे आप लोग डेपुटेशन पे आते हैं, 3 साल का पीरियड होता है आप लोगों का? नहीं, मेरा 2 साल का है, इसी तरह बाकी भी कोई एक्सटेंडेबल होता है। एक्सटेंडेबल होता है। हर सीनियर टीचर, हर बंदा जिसकी क्वालिफिकेशन बोर्ड के चेयरमैन से मुताबिकत रखती है, वो क्यों बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता है? क्या यहाँ पे फायदे हैं? कोई डेपुटेशन अलाउंस मिलता है या कोई और फायदे हैं इसमें? पता नहीं भाई, मेरा तो चूंकि फील्ड है, मैं अपनी बात करूंगा जी। मैं इसलिए यहाँ आना चाह रहा था कि मैं अब बताना जरूरी समझूंगा जी कि मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर, एज ए एडिशनल डायरेक्टर, जो असेसमेंट की केपी में रिफॉर्म्स की है ना टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ को उसका हम सैंपल स्टडी करते थे, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग है ना
वो ट्रेनिंग के लिए और बाकी लोग कोई एक्टिवली टीचर उनको यूज नहीं करते थे। सही। तो क्वालिटी एजुकेशन पे उस असेसमेंट स्टडीज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। और फिर मैंने एक दरमियान में कोशिश की, अगर आपको याद हो तो 5वीं और 8वीं का आइटम बैंक और आउटकम बेस और SLO बेस मैंने कुछ इनिशिएटिव। जी, आप मेरे टीवी के प्रोग्राम में आए थे, आपने सब कहा था। जी हम बिल्कुल। वो जब मुझे एज ए चेयरमैन आने का मौका मिला तो मेरे एक ही जहन में पॉइंट था कि वो जो 5वीं में मैंने SLO बेस किया था कि प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम हो और 8वीं का हो, जो वो रोक गया था। जी। हाई कोर्ट पब्लिक तो नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने उसको स्टॉप किया था कि वो 8वीं को स्किप करते हैं ना। जी हाँ। तो वो हुजूरी स्टोरी मैंने शुरू की। हमने 5वीं से FSC तक जाना था। जी। तो ये मेरे जहन में था कि जब मुझे एज ए चेयरमैन या एज ए किसी और पोजीशन पे मौका मिलेगा तो मैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम जो उसको एस्टेब्लिश करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। तो मेरा तो ये ख्वाब था। मेरे किस हद तक पूरा हो गया? किस हद तक पूरा हुआ है? जी मलिक साहब, अगर मैं वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ में जाऊं तो इससे मुझे अच्छा पैकेज मिलता है, अब भी ऑफर हो रहा है। यहाँ कोई इतना बड़ा कोई नहीं, मैं शफीक अवान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि बोर्ड्स के पास एक स्पोर्ट्स फंड होता है जो हर आप स्टूडेंट से लेते हैं और जो आप एक्टिविटी करते हैं वो उसके मुताबिक नहीं होती। यानी जितनी भी गेम्स हैं जो हमारे स्कूलों में, अब तो बहुत कम हो गई हैं गेम्स, लेकिन यह है कि उनको वो कौन कौन सी गेम्स आप करवाते हैं और कहाँ पे करवाते हैं और स्टूडेंट्स को उसका क्या बेनिफिट होता है? मलिक साहब, 2 हमारे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो इंटरनेशनली और नेशनली और प्रोविंशियल। पहले तो मैं नेशनल बात करूंगा। IBCC का हमारी स्पोर्ट्स कमेटी है जो हमारी टीमें बनती हैं। IBCC का बकायदा एक एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, मैचेस होते हैं उसमें। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो कॉमन गेम्स हैं सारी हम उसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी। और वो अगर विन करें तो आगे भी जाते हैं नेशनल लेवल पर। एक स्पोर्ट्स गाला नेशनल लेवल पे होता है इस्लामाबाद में सालाना। जी। और बड़े मजे की बात यह है कि हमने अपने दौर में ये जो पीरियड जा रहा है, 1 साल पहले किडपी लेवल पे भी एक स्पोर्ट्स कमेटी बनाई है, जिस तरह हम नेशनल बनाई थी। सही। IBC लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो कमेटी बनी हुई है वो अच्छे हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देते हैं। किसी न किसी बाहर के मुल्कों में हमारे स्टूडेंट जाते रहे हैं और फिर पार्टिसिपेट करके आते रहे। ठीक है जी। अब इसी तरह की कमेटी जो कि हमारे नेशनल लेवल पर कम बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी बाहर जाने की, चूंकि पाकिस्तान पूरा होता था, कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे 1-2 हो सकता है ना भी जाएं, किसी बोर्ड के हो सकता है कोई भी पार्टिसिपेट ना कर सके। जी। हमने KP लेवल पे एक स्पोर्ट्स कमेटी बनाई है जो पिछले साल से काम कर रही है। प्रोविंशियल टूर्नामेंट भी हमने करवाया है और प्रोविंशियल स्पोर्ट्स गाला भी हमने इनकाद करवाया पेशावर के अंदर। उसके कुछ मैचेस इधर एबटाबाद में हुए हैं, कुछ पेशावर में हुए हैं। तो मैं गेम्स का पूछ रहा था, गेम्स अगर आप मेंशन कर दें चेयरमैन साहब, अगर गेम्स मेंशन कर दें, आप कौन कौन से खेलों में जो है वो मुकाबले करवाते हैं? यही मैं बता रहा हूँ, जितनी कॉमन गेम्स है हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे 4 बच्चे अभी इंटरनेशनल गेम के लिए उनके पासपोर्ट्स मांगे हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी हम एक्सपोजर देंगे। उस किसी मुल्क पे बात चल रही है, होपफुल वो मई के किसी डेट में इंशाल्लाह वो बाहर जाएंगे। आप स्पॉन्सर करेंगे उनको? आप स्पॉन्सर भी करेंगे? आप स्पॉन्सर भी करेंगे उनको? बिल्कुल, हम स्पॉन्सर करेंगे। हम उसी स्पोर्ट्स फी में से जो बच्चों को भेजते हैं, अपॉर्चुनिटी तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। गरीब बच्चा अगर वो उसको हम भेज दें किसी बाहर मुल्क में, खेल आए, इंटरनेशनल टीम के साथ कोई विजिट करके आ जाए, ट्रेवल करके आए, वो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है। अच्छा, एक इशू बड़े अरसे से आपके आने से पहले का ये एक इशू है, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम आप लोग तामीर करना चाह रहे थे। एक प्राइवेट तालीमी इदारा है एबटाबाद का बहुत बड़ा, उन्होंने कहा जी आप हमारे पास तामीर कर दें। फिर यहाँ पे सिटीजन फोरम है, उन्होंने उसकी मुखालफत की कि उस स्कूल के तो गेट ही बंद होते हैं, वहाँ पे जाके बच्चे हमारे क्या ट्रेनिंग करेंगे। तो इसको आप बोर्ड के जो प्रेमिसेस है वहाँ पे बनाएं। फिर वहाँ भी नहीं बन सका। फिर हरीपुर का कुछ सुन रहे थे कि हरीपुर में वो जा रहा है, सारा फंड्स वो फंड सारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ उसके बाद को पता नहीं चला कि वो फंड्स आपके पास हैं, चले गए हैं और वो बन रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो छोटा सा आप बनाना चाह रहे थे, जिम्नेजियम जो भी है, उसकी सूरत हाल लेटेस्ट क्या है? उसकी सूरत हाल लेटेस्ट ये है कि उसी अमाउंट से
मुझसे पहले ही 14 कनाल का जो बिल्कुल बोर्ड के साथ कनेक्टेड मोहल्ले का रकबा है वो उन्होंने परचेज कर लिया था कि इधर स्टेडियम बनाएं या इसको एक्सटेंड करें, तो वो अमाउंट कम से कम उसकी लैंड को परचेज करने में वो उन्होंने कर ली। पोजीशन आपने ले ली, उस लैंड की पोजीशन अब बोर्ड के पास है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उसको आप किस यूज में, अभी तो ज़ाहिर वो नहीं बना होगा, स्टेडियम वगैरह तो नहीं? उसकी बाउंड्री वाल हमने बजट रखा हुआ है, बाउंड्री वाल बनाएंगे, देखते हैं उसके अंदर या तो कुछ स्पोर्ट्स की चीजें करें, कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोटा सा बनाएं, या हम सिक्रेसी ब्रांच बनाएं, या कुछ देख रहे हैं क्या बनाएं। अभी सब्जियां उगा लेना, वो तो बड़ी जरखेज जमीन है, अभी सब्जियां उगा लें। ये बात भी ठीक है। हाँ जी, आप सब्जियां उगा लें, कम से कम थोड़ा सा आपके स्टाफ के लिए भी वो आप उनको सस्ते दे दें। अच्छा, एक चीज जर्नल साहब, एक बात, मेरा जो और आपका जो स्कूल का दौर था, हमारा एक पीरियड होता था बज़्म अदब का, और सारी जो बोझ होता था एक स्टूडेंट पे पढ़ने का, एक पीरियड में पढ़ा, दूसरे में पढ़ा, तीसरे में, फिर एक बज़्म अदब के पीरियड में सब मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती थी, जिसमें जो बच्चे तकारीर कर रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं, गाने सुना रहे हैं, कोई नात पढ़ रहा है, जो जिसमें टैलेंट होता था वो करता था, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे बच्चे। अच्छा, उस स्कूल की एक्टिविटी को वो डिपार्टमेंट्स में भी थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह के कोई इवेंट महीने में कर लिया, 2 कर लिए, अपने स्टाफ को उसमें बिठाते थे, ताकि वो रोज़ाना वो जो 2-4 करने वाले लोग हैं, जो रोज़ाना वो समरियाँ बनाने वाले लोग हैं, उससे निकल के आएँ और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें और थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो मैंने कभी बोर्ड, एबटाबाद बोर्ड में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी कि कोई आप म्यूजिकल शो कर रहे हो, कोई और प्रोग्राम कर रहे हो, ताकि आपका स्टाफ जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो और थोड़ा सा वो फ्रेश हो जाए। मेरे ख्याल में शायद हमने उन एक्टिविटीज को डिसेमिनेट करने में और पब्लिक करने में थोड़ा सा सुस्ती की होगी, आप तक नहीं पहुंची। एक 2-3 बड़ी एक्टिविटीज हमने की। एक ऐसे राइटिंग का कंपटीशन हुआ था, हमारे स्टूडेंट्स प्रोविंशियल लेवल पे गए, फिर आगे एक स्पीच कंपटीशन था। पहले हमने बोर्ड वाइज केपी लेवल पे किया, उसमें से जो 3 लोग थे उनमें से एक फाइनल हुआ। तो हमारे केपी के ही आपको याद होगा, क्योंकि गोल्डन जुबली थी 73 के आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन वो डे जो मनाया था उन्होंने, जी जी जी, उस पे हमारे केपी के स्टूडेंट ने नेशनल स्पीच कंटेस्ट जीता है, केपी का है, ठीक है वो। और उसने जब फाइनल विन किया तो उसी बच्चे को नेशनल असेंबली में वो स्पीच के लिए इनवाइट किया गया, और उसने वहां वो स्पीच डिलीवर की, उसको इनाम भी दिया गया, अप्रिशिएट भी किया गया। ये तो आपने स्टूडेंट की बात की, मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूँ। नहीं, एम्प्लॉयज की बात पे करता हूँ, चल मैं स्टूडेंट की पहले बात करूँ, मैं एम्प्लॉय की बात पे करता हूँ। जरा सा आपको रोकूंगा सर, मैं रोकूंगा, एक कॉलर है, इनकी कॉल सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मलिक साहब, मैं खालिद बात कर रहा हूँ, यूनियन कौंसिल बाग बोकड़े गांव से ना। जी, गांव बोकड़ा, यूसी बाग, गलियात में हैं आप? जी सर। जी हाँ जी, ये बोकड़ा मैरिज से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने 2017 में जगह दी थी, 3 कनाल जगह स्कूल के लिए। सही। वहां पे स्कूल नहीं बना, दूसरी जगह पे स्कूल शिफ्ट हो गया ना जी। वो स्कूल की जगह के लिए मैंने दोबारा भी दरख्वास्त दी है, केस किया, अभी तक वो जगह मुझे वापस ही नहीं हुई, ना स्कूल बन रहा है वहाँ पे, कुछ सियासी मुदाखलत हो गई थी। ओके जी, ओके जनाब, ये चेयरमैन साहब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि समझ आइए, मैं समझा दूं। मैं समझ आ गया, मैं आपको एम्प्लॉयज की बात करता हूँ। जी जी जी। मैंने पहली दफा बोर्ड की हिस्ट्री में टीम बॉन्डिंग और विजन, इस पे 2 दिन की जो ट्रेनिंग अपने स्टाफ की है, वो खानपुर डैम के किनारे पे की है। सही। और ताकि इनका थोड़ा सा एक्सपोजर भी हो, क्योंकि एक ही जगह बैठते हैं, इनकी बाहर की दुनिया का नहीं पता। जी जी। और जो मैं रिफॉर्म्स ला रहा था उनमें इनकी पार्टिसिपेशन कुछ स्लो थी, उसको वेलकम नहीं कर रहे थे, तो मैंने उसके लिए कुछ मास्टर ट्रेनर हायर किए, कुछ उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी फिजिकल भी रखी, कुछ बोटिंग भी रखी, कुछ और दौड़ शोड़ रखी। तो 2 दिन हमने इनकी ट्रेनिंग रखी थी। अब इस एग्जाम के बाद फिर 2 दिन रखेंगे इंशाल्लाह, बाहर जाएंगे आइटम के लिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज़ाहिर है वो आपकी जारी रहेंगी और उससे लोगों को फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है आप मैट्रिक के एग्ज़ाम लेते हैं, आप इंटर के एग्ज़ाम लेते हैं और लोगों को ज़ाहिर है तालीम को आप फ़रोग दे रहे हैं। मैं जो वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, आपसे एक मैसेज चाहूँगा, कोई बंदा अगर आके चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से मिलना चाहता है तो उसको मिलने में कितनी रुकावटें हैं और वो किस तरह से मिल सकता है? और ओवरऑल जो स्टूडेंट आपको इस वक्त सुन रहे हैं, जो वालिदैन सुन रहे हैं, उनके बारे में, या तालीमी इदारों के सरबराहान सुन रहे हैं या टीचर सुन रहे हैं, कोई मैसेज आप अगर देना चाहें तो? जी बिल्कुल वेलकम जी। कोई भी किसी इश्यू पे, बोर्ड के अपने रेलिवेंट इश्यू पे आए, मैं जब बैठा होता हूँ तो कोई रुकावट नहीं है। विदाउट रेफरेंस, विदाउट किसी
उसके कि ये कौन आ रहे हैं, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, तो मैं मिलता हूँ, उनको टाइम देता हूँ, उनका मसला हल होता है। और बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक किस्म के मसले जो मेरे स्टाफ ने हल नहीं कर सके, तो उसका मैंने निकाला है हल, और लोग और पेरेंट्स विदाउट रेफरेंस मुझे दुआएं देते हैं और वो यहाँ से खुश होके गए, तो मैं वेलकम करता हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं सर्व करूंगा अपने इस इलाके के लोगों के लिए कि मैं इसी मिट्टी से हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि अच्छा एग्जाम कंडक्ट करके जो आउटकम बेस है, इससे एजुकेशन की क्वालिटी को और एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में कोशिश करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि टीचर भी कंसेप्ट बेस्ड क्लासरूम में टीचिंग करें, और जो एग्जाम हॉल के अंदर जो ये इस तरह का एनवायरनमेंट है चीटिंग वाला, तो उसको डिस्करेज करें टीचर जी। और क्योंकि इसलिए डिस्करेज करें कि कौमें चीटिंग से नहीं बनती, वो क्वालिटी एजुकेशन जब डाउन हो जाती है तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी अगर इलाके को आपने तबाह करना है तो वहाँ की क्वालिटी को डाउन कर दें और बच्चों को चीटिंग के लिए खुला छोड़ दें। सही, और हमने इससे बचना है, हमने अपनी कौम को बनाना है, और टेस्ट द बेटर, टीच द बेटर। जितनी अच्छी आपकी एग्जाम अच्छा होगा, इस तरह आपकी टीचिंग अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह इसको मिलके ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। आपने जो मुझे मौका दिया, आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत सारी मेरी बातें पब्लिक तक पहुंचा दी, ये भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, और मेरा मैसेज पहुंचा दिया, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। और उम्मीद करता हूं कि टीचर, पेरेंट्स और हम मिलके आगे चलेंगे तो टॉप क्वालिटी का एग्जाम हम लेंगे और बच्चों के मसले हल होंगे, और हमारे ऊपर जो बच्चे आएंगे उनके पास कोई एबिलिटी होगी, स्किल होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, रादर देन ग्रेड्स और नंबर। वो सिर्फ नंबर नहीं होंगे बल्कि उनके पास कोई एबिलिटी भी होगी। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने खासा वक्त दिया। और जनाब ये प्लेटफॉर्म है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जब भी आप चाहें हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक और ऑफर आपको करता हूँ, आप जो अपनी जो इत्तलाहात होती हैं जो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, पख्तूनख्वा रेडियो के ज़रिए आप पहुँचाएँ। आपका अपना रेडियो है, लोगों तक लोग हमें सुनते हैं और लोगों तक आपका मैसेज बेहतर तौर पे रेडियो पख्तूनख्वा के जरिए जा सकता है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सबको, सामीन को भी और आपको भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चेयरमैन एबटाबाद बोर्ड हमारे साथ थे जी, मोहम्मद शफीक अवान साहब। और जी चेयरमैन एबटाबाद बोर्ड हमारे साथ थे मोहम्मद शफीक अवान साहब। उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और यकीनन आपको एक मालूमाती प्रोग्राम सुनने को मिला होगा। हमारे पास वो स्टूडियो में होते तो और ज़्यादा अच्छे सवालात हो सकते थे, लेकिन जो सवालात थे वो उनके सामने रखे और जनाब उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आखिरी बात, आप जितने भी हमारे डिपार्टमेंट काम करते हैं ना, वो लोगों को सहूलियात देने के लिए काम करते हैं। वहाँ पर कुछ रुकावटें होती हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं वो नहीं चाहते, अक्सर ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, नहीं चाहते कि जी आप उस महकमे के सरबराह से मिलें या कोई और बात करें। वो कहते हैं जी हमारे थ्रू आप आएँ। तो आप कहीं भी चले जाएं, आप कमिश्नर साहब के पास चले जाएं, आप डिप्टी कमिश्नर साहब के पास चले जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके पास चले जाएँ, बोर्ड के चेयरमैन की अभी बात हुई, किसी भी इदारे के सरबराह के पास जाने से आपको दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता, लेकिन आपके पास रीज़न हो, आपके पास रीज़न हो, फिर अपनी बात जो है वो दूसरे को आप एक्सप्लेन कर सके, उसकी वजाहत कर सके। जो मसला आपको दरपेश है अगर वो नीचे हल नहीं हो रहा तो आप उस सरबराह से मिल सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश है अगर वो मसला आपका आम तौर पे हल हो जाता है तो फिर आप उनके पास जाएंगे तो जाहिर है वो एक बंदा जो सरबराह होता है वो सारा दिन लोगों को वक्त नहीं दे सकता कि बाकी अमूर भी उनको चलाने होते हैं। काशिफ मलिक, अपने इमरान तनोली और दीगर टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।